नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे साथ आज एक नए विषय के साथ। पिछली बार हमने ये देखा था कि किन किन शख्सियतों को भारत रत्न मिल चुका है और उनमें से हमने अंतिम शख्सियत के रूप में जिनका नाम हमने लिया था वो थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद वर्ष 2019 में 3 और ऐसे शख्स हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वो 3 शख्स हैं नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणव कुमार मुखर्जी। उन्हें हम सभी डॉक्टर प्रणव मुखर्जी के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जन्म का नाम जो है वो प्रणव कुमार मुखर्जी ही है। और आज हम प्रणव कुमार मुखर्जी के बारे में जानेंगे। प्रणव कुमार मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति हुए हैं और 26 जनवरी 2019 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रणव मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ और वहाँ एक छोटा सा शहर है, छोटा सा जगह है किरणाहर, और उसके निकट में ही एक गांव है मिराती। वहाँ के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम है कामदा किंकर मुखर्जी और इनकी माता का नाम है राजलक्ष्मी मुखर्जी। तो कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। ये डॉक्टर प्रणव मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया और सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पीए संगमा को हराया था। और 25 जुलाई 2012 को इन्होंने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणव मुखर्जी ने एक किताब लिखा है द कॉलेशन ईयर्स 1993-2012। इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है द कॉलेशन ईयर्स 1993-2012। इनके पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे और सक्रिय होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1954 से 64 तक सदस्य रहे और वे बीरभूम, जो पश्चिम बंगाल में ही है, बीरभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने ब्रिटिश शासन की खिलाफत की, उसका विरोध किया और उसके परिणाम स्वरूप 10 वर्षों से अधिक समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो बीरभूम में ही हुई। वहाँ सूरी विद्यासागर कॉलेज है और उस समय ये कलकत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से संबद्ध था, एफिलिएटेड था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही इन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया, यानी एमए किया, पीजी किया, और उसके साथ साथ इन्होंने कानून की भी डिग्री हासिल की। ये एक वकील भी हैं, तो वे वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं, ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उन्हें मानद उपाधि के रूप में, यानी मानद डिलिट की उपाधि भी प्राप्त है। तो इन्होंने जो अपना कैरियर शुरू किया था, तो इन्होंने पहला कैरियर एक कॉलेज प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। पहले वे कॉलेज के में प्राध्यापक बने, प्रोफेसर बने, फिर वे एक पत्रकार बन गए और वे बांग्ला प्रकाशन संस्थान देशेर डाक
जिसका हिंदी अनुवाद है मातृभूमि की पुकार, उसमें भी ये काम कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी रहे। वे अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर बात राजनीति की जाए तो उनका संसदीय करियर करीब 5 दशक पुराना है। उन्होंने 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में बार बार चुने गए। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के उप मंत्री, केंद्रीय उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 1973 में केंद्रीय उप मंत्री के रूप में औद्योगिक विकास विभाग में। 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक वे कई कैबिनेट पदों पर चुने जाते रहे। उस दरमियान पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे और सन 1984 में वे भारत के वित्त मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने। और सन 1984 में एक सर्वे किया था यूरोमनी जर्नल ने, तो यूरोमनी पत्रिका के सर्वेक्षण में उनका जो मूल्यांकन हुआ वो विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में हुआ। यानी 1984 में विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री इनको माना गया। नहीं, इनका जो कार्यकाल है वो एक विशेष कारण से भी उल्लेखनीय रहा, वो चर्चा में रहा, और वो था कि उस समय भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से एक ऋण लिया था, तो IMF के ऋण का 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की आखिरी किस्त अदा नहीं कर पाने के कारण उल्लेखनीय रहे। यानी वो जो है ये अदा नहीं कर पाया, भारत चुका नहीं पाया था, और इसके लिए इनका कार्यकाल एकदम उल्लेखनीय रहा था, इम्पोर्टेंट रहा था, महत्वपूर्ण रहा था और चर्चित रहा था ना। वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, जिस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। इंदिरा गांधी, दुर्भाग्य से 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ। उस समय ये राजीव गांधी की षड्यंत्र, जो समर्थक मंडली थी, राजीव गांधी के जो कुछ सपोर्टर्स थे, उनके षड्यंत्र के शिकार हो गए और इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। यानी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से ये कभी बाहर नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी से भी नाराज़ रहे ये। और जब राजीव गांधी की जो सपोर्टर्स थे, समर्थक मंडली थी, उस समय उन्होंने इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया और कुछ समय के लिए उन्हें उस समय कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। और उस दौरान उन्होंने अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाया और उसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। 1986 में उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था, यानी प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया, तब 1986 में इन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया था। लेकिन 1989 में राजीव गांधी के साथ इनका समझौता हो गया और समझौता होने के बाद उन्होंने अपने इस दल का फिर से कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। यानी बीच में 1986 से 1989 तक ये कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे, इनकी एक अपनी पार्टी थी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। 1989 में ये फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और इनका पार्टी का विलय हो गया। उनका जो राजनीतिक करियर था वो एक बार फिर से पुनर्जीवित हो उठा, और तब जब भारत में प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव, और उन्होंने इन्हें सबसे पहले योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया और उसके बाद इन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर नियुक्त किया। और राव मंत्रिमंडल में इन्होंने 10 फरवरी 1995 से
10 मई 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1997 में इन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। 1985 के बाद में वो कांग्रेस की जो पश्चिम बंगाल की जो राज्य इकाई है उसके अध्यक्ष भी बने हैं। और सन 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुवा के रूप में सरकार बनाई तो उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो केवल एक राज्यसभा सांसद थे। तो उस समय एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जंगीपुर से लोकसभा पहली बार जीतने वाले प्रणब मुखर्जी, इनको सदन का नेता बनाया गया। और उस समय उसके बाद इन्हें कई मंत्रालयों के मंत्री के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। यानी उन्हें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा वित्त विभाग, विदेश विषयक मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, संचार मंत्रालय, आर्थिक मामले, वाणिज्य, उद्योग समेत कई विभिन्न मंत्रालय के ये मंत्री बने। इन सारे मंत्रालयों का मंत्री होने का इन्हें गौरव हासिल है। ये कांग्रेस के संसदीय दल के नेता भी रह चुके हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं, और उसमें देश के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होते हैं, तो ये उसके भी नेता रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिपरिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे। लोकसभा चुनाव में पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी बाईपास सर्जरी कराई, तब प्रणब दा विदेश मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनैतिक मामलों की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का अतिरिक्त प्रभार लेकर मंत्रिमंडल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। यानी यूँ कहें कि भारत सरकार में इनकी स्थिति, इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक ये भारत में के वित्त मंत्री रहे। और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये भारत के सर्वोच्च पद, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। और फिर आज एक उत्कृष्ट शख्सियत के रूप में ये भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बनकर हम सबों के बीच में है। अगर इनके अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की बात की जाए तो 10 अक्टूबर 2008 को प्रणब मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव कॉन्डोलीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किया। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी रहे। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक, ये तीनों के प्रशासक बोर्ड के सदस्य मेंबर भी थे। 1984 में इन्होंने IMF और विश्व बैंक से जुड़े हुए ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता की। मई और नवंबर 1995 के बीच में सार्क मंत्री परिषद का सम्मेलन हुआ था, उसकी भी इन्होंने अध्यक्षता की। अगर राजनीतिक दल में इनकी भूमिका की बात की जाए तो जो कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के भीतर तो इनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला, लेकिन सामाजिक नीति के क्षेत्र में भी इनको बहुत सम्मान मिला है। अन्य सारे प्रचार माध्यम के से इन्होंने बेजोड़ स्मरण शक्ति वाला, आंकड़ा प्रेमी और अपना अस्तित्व बरकरार रखने की अचूक इच्छा शक्ति रखने वाला एक राजनेता के रूप में इनका वर्णन किया जाता है। इनकी जो डाटा था उससे इन्हें बहुत लगाव था, ये बात डाटा के साथ में करते थे। इनकी स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज थे और
इनकी वाक शैली अपूर्व थी, अतुलनीय थी, और इस कारण ये एक बहुत प्रखर राजनेता माने गए। और इनकी जो हर जो काम करने की शैली थी वो बहुत ही संदेशप्रद थी, बहुत ही सक्रिय शैली वाली राजनीति थी। और इस लिहाज से इस कारण ये वर्ष 2004 यानी 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 तक ये रक्षा मंत्री भी रहे। और फिर एक है कि जब सोनिया गांधी अनिच्छा के साथ राजनीति में शामिल होने के लिए राजी हुई, सोनिया गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो पहले राजनीति में आने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब वो शामिल हुई, जब वो राजनीति में आई, तो प्रणब मुखर्जी उनके प्रमुख परामर्शदाताओं में से रहे। उनको सजेशंस देने वाले जो चीफ महत्वपूर्ण लोग थे उनमें से एक थे प्रणब मुखर्जी। और कठिन परिस्थिति में उदाहरण के जरिए इन्होंने उनको बताया कि उनकी जो सास हैं इंदिरा गांधी, वो कई कठिन परिस्थितियों से, कठिन हालातों से कैसे कैसे निपटती थी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बता करके सोनिया गांधी का हौसला बढ़ाया है। और मुखर्जी की अमोघ निष्ठा और योग्यता ने ही इनको यूपीए की जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके करीब इनको ले आया। और इसी वजह से 2004 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो ये भारत के रक्षा मंत्री के प्रतिष्ठित पद पर पहुँचे। और वर्ष 1991 से 1996 तक ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष पर आसीन रहे, जैसा हमने पहले कहा। 2005 में पेटेंट संशोधन बिल पर समझौता हुआ और उस दौरान इनकी जो प्रतिभा थी, इनकी जो एक्टिविटी थी, उसके दर्शन हुए। कांग्रेस एक आईपी विधेयक पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल वाम मोर्चा के कुछ दल ये बौद्धिक संपदा के एकाधिकार के कुछ पहलुओं का परंपरागत रूप से विरोध कर रहे थे। और रक्षा मंत्री के रूप में प्रणब इस मामले में औपचारिक रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन ये जो मामला था इसमें वो औपचारिकली वो इसमें शामिल नहीं थे क्योंकि ये उनके विभाग का मामला नहीं था। लेकिन बातचीत की कौशल को देखते हुए इनको आमंत्रित किया गया था, आप आइए और इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट की पार्टी के जो नेता थे ज्योति बसु, उनके साथ साथ पुराने और कई नेताओं को मना करके, और जो मध्यस्थता था उसमें कुछ नया बिंदु तय किया गया, कुछ बिंदुओं को हटाया गया, कुछ नया जोड़ा गया। और उसमें उत्पाद का जो पेटेंट था उसके अलावा कुछ और बातें शामिल किया गया। उन सब को उन्होंने वाणिज्य मंत्री कमलनाथ को भी मनाया और इन सब सहयोगियों को कह करके ये मनाया कि कोई भी कानून, अगर पेटेंट से रिलेटेड कोई कानून नहीं है तो उससे बेहतर है, नहीं होने से बेहतर है कि एक अपूर्ण कानून हो। तो और अंत में 23 मार्च 2005 को इस बिल को मंजूरी दे दी गई। ये बिल पास हो गया। तो इस पेटेंट संशोधन बिल को पास करवाने में इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही और कई विरोधी विचारों का इन्होंने सामंजस्य किया। अब अगर भ्रष्टाचार पर बात की जाए तो प्रणब मुखर्जी की जो छवि है वो पाक साफ है, लेकिन इन पर एक भ्रष्टाचार का एक इंटरव्यू हुआ 1998 में rediff.com को एक साक्षात्कार दिया था। तब इन्हें कांग्रेस सरकार में, जिसमें वे विदेश मंत्री थे, उस पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, कांग्रेस सरकार के विदेश मंत्री के रूप में जब ये थे तब इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तो उस भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया तो इन्होंने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और घोषणा पत्र में हमने इससे निपटने की बात कही है, लेकिन मैं यह कहते हुए क्षमा चाहता हूं कि ये घोटाले केवल कांग्रेस या कांग्रेस सरकार तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे घोटाले हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता इसमें शामिल हैं। तो यह कहना काफ़ी सरल है कि कांग्रेस सरकार भी इन घोटालों में शामिल थी। यानी इन्होंने साफ साफ स्वीकार किया कि ऐसे घोटाले हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो घोटाला का जो जड़ है वो काफ़ी गहरा है और इसको हटाना इतना आसान नहीं है।
24 अक्टूबर 2006 को इन्हें भारत का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया और रक्षा मंत्रालय में इनके स्थान पर ए.के. एंटनी आए। एक बार प्रणब मुखर्जी के नाम पर इससे पहले भी, यानी 2012 से पहले भी एक बार राष्ट्रपति पद के लिए विचार किया गया था, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यावहारिक रूप से इनकी आवश्यकता महसूस की गई थी और इनका अपरिहार्य योगदान था, इसलिए इनका नाम हटा लिया गया था वहां से। और इनकी वर्तमान विरासत में अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर भारत और अमेरिका का सफलतापूर्वक हस्ताक्षर और परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं होने के बावजूद असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के साथ हुए हस्ताक्षर भी शामिल है। वो भी इन्हें विरासत में मिला है, वो भी इनके ही कार्यकाल में और इनकी ही सक्रिय योगदान के कारण संभव हो पाया। अगर ये उतने सक्रिय न हुए होते तो शायद उस पर हस्ताक्षर होना बहुत ही मुश्किल होता। सन 2007 में इन्हें एक और बहुत ही बड़ा, यानी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से नवाजा गया और वो सम्मान था पद्म विभूषण। वित्त मंत्री के रूप में अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो मनमोहन सिंह का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने और इस पद पर इससे पहले वो 1980 के दशक में काम कर चुके थे। और 6 जुलाई 2009 को इन्होंने सरकार का वार्षिक बजट पेश किया। इस बजट में इन्होंने कई तरह के सुधारों की घोषणा की। इसमें से एक क्षुब्ध करने वाला एक टैक्स था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और एक और टैक्स था कमोडिटीज ट्रांजैक्शंस टैक्स। इन दोनों को इन्होंने हटाया और इस तरह के कई और भी टैक्स के जो सुधार हैं, कर के सुधार हैं, उसकी घोषणा इन्होंने की और इन्होंने ऐलान किया कि वित्त मंत्रालय की हालत इस समय इतनी अच्छी नहीं है कि माल और सेवा कर लागू किए बगैर काम चला सकें, इसलिए टैक्स लेना पड़ेगा। और उनके इस तर्क को कई महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट अधिकारियों ने और अर्थशास्त्रियों ने सराहा, इसकी तारीफ की उनके इस निर्णय की। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, जो आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में के रूप में हमारे सामने है, उसके बाद लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए समुचित धन का प्रावधान किया। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बिजलीकरण का विस्तार और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सरीखी बुनियादी सुविधाओं वाले कार्यक्रमों का भी विस्तार किया। हालांकि कई लोगों ने 1991 के बाद लगातार बढ़ रहे राजकीय घाटे के बारे में चिंता व्यक्त की, परंतु मुखर्जी ने कहा कि सरकारी खर्च में विस्तार केवल अस्थायी है और सरकार वित्तीय दूरदर्शिता के सिद्धांत के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और अंत में थोड़ा सा हम इनके निजी जीवन के बारे में इनकी चर्चा कर ले। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इनका जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में किरणाहार के मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और माताजी का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। 22 वर्ष की उम्र में 13 जुलाई 1957 को इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी थी शुभ्रा मुखर्जी और शुभ्रा मुखर्जी, स्वर्गीय शुभ्रा मुखर्जी, उनका देहांत 2015 में हो गया। उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, यानी इनके कुल 3 बच्चे हैं और उन तीनों के नाम है शर्मिष्ठा, अभिजीत और इंद्रजीत। शर्मिष्ठा उनकी बेटी है, अभिजीत उनका बेटा है और इंद्रजीत उनका बेटा है। इनके व्यक्तिगत शौक की बात करें तो पढ़ना, बागवानी करना और संगीत सुनना, ये 3 इनके व्यक्तिगत शौक हैं। और अंत में हम इनके कुछ विशिष्टता और कुछ सम्मान की चर्चा करें। न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक
डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को माना गया एक वित्त मंत्री, इन्हें सर्वोत्तम वित्त मंत्री माना गया। 1997 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला। वित्त मंत्रालय और अन्य आर्थिक मंत्रालयों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उनके नेतृत्व का लोहा माना गया। वे लंबे समय के लिए देश की आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की अंतिम किस्त नहीं लेने का गौरव अर्जित किया। उन्हें प्रथम दर्जे का मंत्री माना जाता है और सन 1980-1985 के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता की। उन्हें 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया और प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये था आज का हमारा विषय। आज हमने चर्चा की डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के बारे में। आप इसे ध्यान से सुने। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।